नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक। और ये है हमारी वेव ऑप्टिक सीरीज का लेक्चर 1C। आज का टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इस लेक्चर में हम समझेंगे सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल, स्पेशली कोहेरेंस क्या होती है। कोहेरेंस के बारे में बहुत ही मिसकंफ्यूजन, मिस इंटरप्रिटेशन, मिस कॉन्सेप्शन है। आज वो बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपको दिखेगा। और इंटेंसिटी की फॉर्मूला कैसे निकल आती है, एंड में एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले ये क्विक ओवरव्यू है। दो हिस्से होंगे इस लेक्चर के। पहला है कॉन्सेप्ट्स, लीनियर सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस के कंडीशंस और कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस का मतलब। दूसरा है मैथमेटिक्स, दो वेव्स का सुपरपोजिशन, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का रिलेशन, इंटेंसिटी का मैक्सिमम मिनिमम वगैरह कंडीशन, और एक होता है एनर्जी कंजर्वेशन। ये सारी चीजें हैं। तो शुरू करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। देखिए प्रिंसिपल क्या कहता है, ध्यान से। जब दो या ज्यादा वेव्स किसी एक पॉइंट पर ओवरलैप करती है तो रिजल्टेंट डिस्टरबेंस उन सभी इंडिविजुअल डिस्टरबेंस का सम होती है। यानी वेव्स एक दूसरे के ऊपर सिंपली ऐड हो जाते हैं। ये नेचर का एक प्रिंसिपल है। अब ये सिंपल एडिशन, वेक्टोरियल एडिशन है, वो बात अलग है, बट नेचर ने उसको सिंपल ऐड कर दिया है तो बहुत सारी चीजें आसान हो। अब देखो लाइट भी एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो ये भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो जब दो लाइट वेव्स मिलती है तो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहते हैं कि सुपरपोज करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, इंटेंसिटी यानी कि ब्राइटनेस इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है ना। तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर। इसका मतलब है इंटरफेरेंस से ब्राइटनेस चेंज हो सकती है, होती है, बिल्कुल वैसे जैसे साउंड में लाउडनेस चेंज होता है। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे दो रियल लाइफ एग्जांपल्स है। पहला है ऑप्टिकल वेव, जिसमें ट्रॉपिकल बटरफ्लाई के विंग्स के ऊपर का एग्जांपल है। बट आप जो सोप बबल इंटरफेरेंस, मतलब सोप बबल के ऊपर कभी कभार आपको जो कलर दिखता है, वैसे ही यहाँ पे जो बटरफ्लाई के विंग्स के ऊपर कलर्स दिखते हैं वो थिन फिल्म इंटरफेरेंस की वजह से होते हैं। जैसे विंग की एक क्यूटिकल बोल दो, वो एक पतली फिल्म की तरह बिहेव करती है। दूसरा है साउंड वेव, गिटार के स्ट्रिंग पर जो ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स बनती है वो भी सुपरपोजिशन से ही रिजल्ट है। मतलब दोनों चीजें, लाइट और साउंड, सेम प्रिंसिपल से चलती है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। जब दो वेव्स सेम फेज में मिलती है, यानी क्रेस्ट से क्रेस्ट और ट्रफ से ट्रफ, तो वो एक दूसरे को रीइंफोर्स करती है। ग्राफ देखो, वेव वन वेव टू देखो, और रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड किसी भी सिंगल वेव से डबल हो जाती है, देखो। और लाइट के केस में हम कहेंगे कि वो पॉइंट ज्यादा ब्राइट दिखता है। अब देखो इसकी कंडीशन, हम कहेंगे कि ये एम लैम्बडा के बराबर है ना। तो ये जो L2 माइनस L1 है कंस्ट्रक्ट, मतलब इंटरफेरेंस के लिए, वो एम क्या है, 0 1 2 3 आपको पता है। यानी जो पाथ डिफरेंस है, हाँ, वो वेवलेंथ का पूरा इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव के लिए। अगर सिंपल शब्दों में कहे तो अगर पाथ डिफरेंस आपका पूरी वेवलेंथ में आता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। समझे आप? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसका बिल्कुल उल्टा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब वेव्स अपोजिट फेस में मिलते हैं, मतलब क्रेस्ट से ट्रफ मिला, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। देखो ग्राफ में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 है। और लाइट के केस में
उस पॉइंट पे क्या होगा, पूरा अंधेरा होगा। और कंडीशन क्या है देखो, L2 माइनस L1 m प्लस हाफ लेमड़ा, यानी आप लेमड़ा बाय 2, 3 लेमड़ा बाय 2, 5 लेमड़ा बाय 2, देखा ये छोटा सा ब्यूटीफुल फॉर्मूला है। तो जहां पाथ डिफरेंस ऑड नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ, अगेन आई रिपीट, ऑड नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ, वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इतना सिंपल है ना। अब तक हमने एक सिंगल पॉइंट की बात की, लेकिन अगर पूरे स्क्रीन पर देखे तो क्या बनता है, तो अब वही देखते हैं हम। ठीक है, एक पॉइंट की बात की, अगर अब पूरे स्क्रीन पे, तो अब देखो क्या दिखता है आपको। यही है इंटरफेरेंस पैटर्न। ये देखिए, यहां है आपका जो पैटर्न है इंटरफेरेंस का, है ना। जहां जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है वहां ब्राइट बैंड है, ऑरेंज वाले मैक्सिमा बोल दो, और जहां डिस्ट्रक्टिव हो रही है वहां डार्क बैंड है ना, डार्क वाले मिनिमा बोल दो। तो पूरे स्क्रीन पर ये हमें मिलती है अल्टरनेटिंग ब्राइट और डार्क, इसको बोलेंगे फ्रिंजेस। इस इमेज को आप दिमाग में अभी बिठा लीजिए, क्योंकि आगे ये लेक्चर में फ्रिंजेस की बारे में डिस्कस होगा। अब इन्हें कैसे बनाए और इनकी स्पेसिंग कैसे निकाली, ये सब चीजें हैं। ठीक है, चलो ये दिखा दिया आपको ताकि आपको रेफरेंस रहे। अब ये स्लाइड दोनों कंडीशन को एक साथ हम देख रहे हैं यहाँ पे। कंस्ट्रक्टिव मतलब जो मैक्सिमा हमने देखा, तो उसको डेल्टा एक्स बोलेंगे, एम लैम्बडा, एम्पलीट्यूड्स ऐड कर रहा है। डिस्ट्रक्टिव मतलब मिनिमा, डेल्टा एक्स एम प्लस हाफ इंटू लैम्बडा, एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट होंगे। और ये दोनों तब वैलिड, अब ये देखो इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखना, तब वैलिड है जब वेव्स सोर्सेस पर सेम फेज से स्टार्ट होती है। ये सब हम जो अभी तक आप, नहीं तो कुछ वैलिड ही नहीं है, इसको आगे समझते हैं। वापस रिपीट करता हूं, ये सब तब वैलिड है जब सोर्सेस पर सेम फेज में वेव हो। इस टेबल को आप याद कर लीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स में बहुत काम आएगा। ठीक है, अब कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस है? देखो, अब एक इंटरेस्टिंग सवाल देखो यहाँ पे, ताकि आपका जो कंफ्यूजन है या मिसकॉन्सेप्शन है वो, अभी हमने जो फ्रिंज पैटर्न देखा है ना, वो अगर दो बल्ब साथ में रख दे, आप आप रूम में दो बल्ब साथ में जलाओ, तो क्या वो पैटर्न दिखता है आपको? नहीं दिखता है। इसका रीजन पता है, इसका रीजन यही है कि दोनों बल्ब्स की लाइट इंडिपेंडेंटली एमिट हो रही है। अब देखो इंडिपेंडेंटली का मतलब, उनके बीच कोई फिक्स्ड फेस रिलेशनशिप ही नहीं है ना। ऑर्डिनरी सोर्स में जो हम लाइट बल्ब होते हैं, फेज रेंडमली चेंज होता रहता है, एक नैनो सेकंड से भी कम टाइम में। तो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव कंडीशन बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए बनी रहती है, और हमारी आंखें इतनी तेजी से चेंज को फॉलो नहीं कर पाती है ना। इसलिए कोई स्टेबल पैटर्न नहीं दिखता। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, देखो ये मिसकॉन्सेप्शन, लेकिन जो पैटर्न है वो स्टेबल भी नहीं है, और इतने कम टाइम के लिए कि हम देख ही नहीं पा रहे। तो ऐसे सोर्सेस को हम क्या कहेंगे, इनकोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, अभी और इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। लेफ्ट साइड में दो अलग अलग बल्ब्स है, दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस। तो स्क्रीन पर यूनिफॉर्म रोशनी है, कोई फ्रिंज नहीं है, क्योंकि ये इनकोहेरेंट है। अब राइट साइड में देखो, एक ही सोर्स की लाइट को दो हिस्सों में तोड़ा गया है। अब वही फ्रिंजेस वापस आ गए, देखा आपने, ब्राइट और डार्क। फर्क सिर्फ एक है कि राइट वाले सोर्सेस कोहेरेंट है, तो
इंटरफेरेंस देखने के लिए सोर्सेस का कोहेरेंट होना जरूरी है। समझे आप? आगे बढ़ते हैं। तो इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करने के लिए दो कंडीशन जरूरी है। पहली है कोहेरेंस। अच्छा, सोर्सेस कोहेरेंट होने चाहिए, यानी उनके बीच एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस बना रहे। दूसरा है मोनोक्रोमेटिसिटी, मतलब सोर्स सिंगल वेवलेंथ का होना चाहिए। अब इन दोनों के बिना ना पैटर्न स्टेबल नहीं रहेगा और हमें दिखेगा भी नहीं। तो समझे आप, ऐसा नहीं कि इंटरफेरेंस नहीं बन रहा है, जो पैटर्न है ना, ये जो फ्रिंज पैटर्न, वो हमें स्टेबिलिटी के लिए ये कंडीशन डिफाइन किया है। ठीक है, आगे इसी को और देखते हैं। तो कोहेरेंट सोर्सेस को थोड़ा और समझते हैं। डेफिनेशन देखो, दो सोर्सेस कोहेरेंट तब है जब वो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव एमिट करे कांस्टेंट फेज डिफरेंस से। समझ गए? इंटरेस्टिंग बात यह है कि साउंड के केस में दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस कोहेरेंट हो सकते हैं, क्योंकि साउंड मैटर की बल्क प्रॉपर्टी है। लेकिन लाइट अलग है। लाइट हर एक इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टी है, और एटम रैंडमली और इंडिपेंडेंटली लाइट एमिट करता है, और अब सब भी। इसी वजह से दो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेस कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते हैं। इसीलिए समझे आप ये बात? ये सारी चीजें एक बार और रिपीट करो तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये भी देखो, अब यहाँ पे कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब एक्चुअली क्या है, ये ग्राफ से देखिए। ऊपर वाली जोड़ी कोहेरेंट है, दोनों वेव्स के बीच का गैप हमेशा सेम रहता है टाइम के साथ, है ना, बदलता नहीं है। नीचे देखो, ये जोड़ी इनकोहेरेंट है। ऑरेंज वेव हर थोड़ी देर में अपना फेज अचानक बदल देती है ना। ये जो रेड डैश लाइंस है वहां पर, बस यही रैंडम फेज जंप्स है जो स्टेबल पैटर्न बनने नहीं देता है। तो कोहेरेंट का मतलब है नो जंप्स, गैप लॉक्ड। समझे? बहुत अलग अलग तरीके से मैंने यहाँ पे समझाया है, कोई मिस कंफ्यूजन का अब चांस नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि कोहेरेंट लाइट बनाए कैसे। ट्रिक सिंपल है, एक ही सोर्स की बीम को दो हिस्सों में तोड़े। अब इसके दो तरीके हैं और दोनों यहां डायग्राम में है। लेफ्ट में देखो, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, एक ही वेव फ्रंट को स्पाशियली दो स्लिट से तोड़ देते हैं, जैसे यंग्स डबल स्लिट, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, लॉयड्स मिरर। राइट में देखो, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, यहां एक ही रे को पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल ट्रांसमिशन से तोड़ा जाता है। तो एक पार्ट फिल्म के ऊपर रिफ्लेक्ट, दूसरा अंदर से जाके, है ना, जैसे थिन फिल्म इंटरफेरेंस और न्यूटन रिंग में। इन दोनों मेथड से हमें कोहेरेंट सोर्सेस मिल जाते हैं। अब आते हैं इसके मैथमेटिक्स के ऊपर। अब मान लीजिए कि दो वेव्स है सेम फ्रीक्वेंसी ओमेगा के, है ना, किसी पॉइंट पर मिलते हैं। तो y1 a1 cos ओमेगा टी प्लस थीटा वन, y2 बोलो a2 cos ओमेगा टी प्लस थीटा टू। अब ठीक, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से रिजल्टेंट भी तो साइनोसॉइडल मिलेगा, ये तो नेचुरल बात है। तो उसको हम अगर लिख दे y इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस थीटा, यही तो साइनोसॉइडल लिख सकते हैं, और क्या। और इसे कंपोनेंट में तोड़े तो दो इक्वेशन मिलती है, ए कॉस थीटा इक्वल टू ए वन कॉस थीटा वन प्लस ए टू, और ए साइन थीटा ए वन साइन थीटा वन प्लस ए टू। अब ये कैसे आया इसको देखना है तो ऊपर देखो ग्रीन बॉक्स में सब कुछ आपको सुपर पोजिशन का जो मैथमेटिक्स है वो आपको दे दिया है, इतना ही है इसमें। तो ये जो कंपोनेंट आए वो कैसे आए वो दिखा दिया। इसको फेजर से भी और आगे देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब इन दो कंपोनेंट इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऐसे निकल के आएगी कि a इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू, है ना। और अगर हम कन्वीनियंस के लिए थीटा वन को अपना रेफरेंस मान ले, मतलब जीरो ले ले,
तो फेज डिफरेंस सिर्फ थीटा लिखेंगे तो फॉर्मूला अब आपको फेमिलियर है, ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस थीटा। समझे? ये तो आपको ध्यान दीजिए, फ्रीक्वेंसी वही रहती है, सिर्फ एम्पलीट्यूड फेज डिफरेंस पर डिपेंड करता है ना। कोहेरेंट सोर्सेस है ये। अच्छा, अब इसको, इसी चीज को फेजर डायग्राम से ना और अच्छे से समझ सकते हैं। हर वेव को एक फेजर यानी एक एरो मान लीजिए जिसकी लेंथ a1 और a है, इन्हें हेड टू टेल जोड़ते हैं और जो क्लोजिंग एरो मिलता है वही तो रिजल्टेंट होता है। तो दो फेजर के बीच का एंगल ही तो फेज डिफरेंस है। यहीं से वो रिलेशन आती है ए स्क्वायर इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस। इसको याद रखिए, ये रिलेशन को हम आगे इंटेंसिटी के फॉर्म में लिखेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस थीटा। ध्यान दीजिए इसको, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी एम्पलीट्यूड फॉर्मूला से दोनों केसेस निकालते हैं। इन फेज मतलब थीटा क्या लिखेंगे आप बताइए? 0, 2 पाई, 4 पाई, यही तो हमने देखा अभी। पूरा 2 पाई मतलब पूरा वेवलेंथ वही है। तो इससे ए निकल के आएगा सिंपली ए वन प्लस ए टू मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव। अपोजिट के लिए क्या लिखेंगे? आधा, आधा वेवलेंथ मतलब पाई 3 पाई, यही तो होगा, है ना, आधा वेवलेंथ था। तो ए हो जाएगा आपका, अगर ये कॉस थीटा में डालोगे तो ए वन माइनस ए टू हो जाएगा मिनिमम, ये डिस्ट्रक्टिव। तो ये फेज डिफरेंस ही डिसाइड करता है कि एम्पलीट्यूड ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी, है ना। वही है फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस डिसाइड करता है। तो यहां अब देखो कि इंपॉर्टेंट रिलेशन है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच। पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स बोलो, दो सोर्सेस से किसी पॉइंट तक की डिस्टेंस का डिफरेंस है जो हमें, है ना, सिंपल। एक बात याद रखिए, अगर पूरी वेवलेंथ का पाथ डिफरेंस 2 पाई रेडियन है, फेज डिफरेंस के बराबर है, तो इसी से ये डिफरेंस लिखा है कि इसी से हम डेल्टा इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स। समझे कि नहीं? कि लैम्डा के लिए 2 पाई, तो डेल्टा एक्स के लिए कितना, यहीं से आपका। तो यहां डेल्टा एक्स बाय लैम्डा बताता है कि पाथ डिफरेंस में कितनी वेवलेंथ समा रही है, इतना ही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ना, ये सारी चीजें धीरे धीरे आप समझेंगे। अब क्योंकि इंटेंसिटी तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के ही प्रोपोर्शनल होती है, तो हमारा एम्पलीट्यूड फॉर्मूला सीधा इंटेंसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जो देखा था हमने, ए वन स्क्वायर की जगह आई वन हो जाएगा, ए टू स्क्वायर की जगह आई टू हो जाएगा, है ना। तो इसी से 2 प्लस 2 अंडर रूट आई वन आई टू कॉस डेल्टा। कॉस तो वैसा ही है, फेस डिफरेंस का तो वही रहा है। अब जो कॉस डेल्टा है वो +1 से -1 के बीच रहता है, तो आई मैक्स कैसे लिखेंगे आप? क्या इसको अगर अंडर रूट ऑफ आई वन प्लस अंडर रूट ऑफ आई टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? और मिनिमम को अंडर रूट ऑफ आई वन माइनस अंडर रूट ऑफ आई टू का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? मैक्सिमम और मिनिमम ऐसा है ना। इसको आप एक बार ध्यान से देखो, सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें छोटे से प्रिसाइज वे में दे रखी है यहाँ पे। कंडीशंस क्लियरली लिख देते हैं। मैक्सिमम डेल्टा 2n पाई होगा, है कि नहीं? उससे डेल्टा एक्स एन लेमड़ा निकल के आएगा एज पर द अवर रिलेशंस। और मिनिमम के लिए हम क्या लिखेंगे? 2n-1 पाई। देखो ऊपर से आया है पाई 3 पाई, तो इसको 2n माइनस, तो यहां से डेल्टा एक्स n माइनस हाफ इंटू लैम्बडा आया। अच्छा, और एक स्पेशल केस बहुत काम का है, अगर दोनों इंटेंसिटी इक्वल है तो आई वन इक्वल टू आई टू इक्वल टू आई नॉट लिख दो, तो आई हो जाएगा तुम्हारा 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा बाय 2। ये भी आपका ट्रिग आइडेंटिटी से आया है, ठीक है। इस केस में मैक्सिमम 4 आई नॉट होगा
मैक्सिमम तो क्या ही हो सकता है, और मिनिमम क्या हो सकता है, जीरो। इंटेंसिटी मिनिमम का मतलब अंधेरा, तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखो ये 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा बाय टू ट्रिग आइडेंटिटी से आया है, जो फॉर्मूला हमने यूज किया, यहाँ पे सिर्फ आपको प्रिसाइज याद रखने के लिए दिखाया है। आगे बढ़ते यहाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ में देखिए इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है फेज डिफरेंस के साथ। मैक्सिमा 4I0 पर और डेल्टा इक्वल टू 0, 2 पाई, 4 पाई पर है, और मिनिमा 0 पर आते हैं डेल्टा इक्वल टू पाई, 3 पाई, ऐसा है ना। और इन दोनों के बीच एक स्मूथ कॉस स्क्वायर वेरिएशन है। यही कर्व पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न रिप्रेजेंट करता है, ये जो वेरिएशन है ना कॉस स्क्वायर। और वही ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो हमने अभी देखे ना आगे, वो है ये इसका मैथमेटिकल वे है। जो पेज पे हमने देखा था ना, वो पिक्चर, एक्चुअल फिजिकल पिक्चर, उसमें इंटेंसिटी कैसे ब्राइट पे मैक्सिमम थी, वैसे, और जीरो मतलब डार्क, तो ये उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, समझे आप। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्चुअल सवाल है, क्या इंटरफेरेंस में एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय होती है जो दो वेव्स मिले? तो बिल्कुल नहीं। अगर हम इंटेंसिटी को सारे फेज डिफरेंसेस पर एवरेज करें, मतलब 0 से 2 पाई तक, तो एवरेज इंटेंसिटी सिंपली आई एवरेज इक्वल टू I1 प्लस I2 है, क्योंकि कॉस डेल्टा का इंटीग्रल क्या होता है, जीरो हो जाता है ना। ये तो आपने 2-3 बार देखा है, एसी में भी देखा है। मतलब जितनी एनर्जी ब्राइट फ्रिंजिस पर बदलती है, उतनी ही डार्क फ्रिंजिस में कम हो जाती है। तो एनर्जी बस रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कंजर्व रहती है। अच्छा, तो अब वर्क एग्जांपल है ये। प्रॉब्लम देखिए, दो कोहरेंट वेव्स एक पॉइंट पर सुपरपोज करती है। दिया है y1 इक्वल टू a साइन 10 टू द पावर समथिंग पाई टी, और y2 दिया है 2a साइन 10 टू द पावर 15 पाई टी, प्लस प्लस जो है वो फेज डिफरेंस दिया है फाई। हमें निकालना है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तीन केसेस के लिए, फाई जीरो ले लो, 5 पाई/3 और 5 पाई, और साथ में रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी भी। अब फ्रीक्वेंसी तो आपको पता है क्या होने वाली है। ठीक है, चलो तो यूज करेंगे वही वाली फॉर्मूला, ए स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1A2, जहां A1 है A और A2 है 2A। तो पहले केस के लिए देखो, फाई जीरो, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर 9A स्क्वायर, तो A3A। बी के लिए देखो, 5 पाई/3 लिखो, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, है ना। ये कहां से आया, तो कॉस पाई/3 का वैल्यू है वो 7A स्क्वायर आया, तो ए लिख सकते हैं अंडर रूट। अब फाई जब पाई है, तो कॉस फाई क्या होता है, -1, तो यहां से ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर माइनस, तो ये ए स्क्वायर के ऊपर ए इक्वल टू ए आ गया। देखिए पैटर्न कितना सिंपल और ब्यूटीफुल है। सिर्फ फेज बदलने से एम्पलीट्यूड 3A से घट के ए तक आ गया है ना, ऐसा समझो आप। अब फ्रीक्वेंसी, तो इंटरफेरेंस हमेशा सेम फ्रीक्वेंसी की वेव के बीच होती है, तो रिजल्टेंट की फ्रीक्वेंसी भी वही रहती है। और यहाँ ओमेगा क्या था, जो भी था 10 टू द पावर 5 ओमेगा, 2 पाई f इक्वल टू ओमेगा लिखते हैं हम, तो यहां से फ्रीक्वेंसी आ गई, देखा। और ये फ्रीक्वेंसी तीनों केस में सेम है ना। तो क्विक रिकैप कर लेते हैं याद रखने वाले फॉर्मूलाज। ए को लिखो अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1A2 कॉस फाई, या तो
ए स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1A2 कॉस थीटा, ऐसा हो ना। और इसी को इंटेंसिटी में डायरेक्टली I इक्वल टू I1 प्लस I2 टू अंडर रूट A1A2 कॉस डेल्टा, और डेल्टा होता है 2 पाई बाय लैम्बडा डेल्टा एक्स। मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स एन लैम्बडा लिखो, मिनिमा के लिए डेल्टा एक्स एन माइनस 1/2 लैम्बडा। इक्वल सोर्सेस है तो I इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा बाय 2। इन्हें अगर याद रखिए तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो ऐसे ही बन जाएंगे आपके। तो दोस्तों यही है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स लेक्चर 1C। हमने सुपरपोजिशन, कोहेरेंस और इंटेंसिटी तीनों कवर किए। हो सकता है आपको एक बार और रिपीट करें। और इंटरफेरेंस पैटर्न भी हमने देख लिया आंखों से, और ये आगे देखेंगे अभी। अगर हेल्पफुल लगा है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने डाउट्स ज़रूर से कमेंट में पूछें। अगले लेक्चर में हम इंटरफेरेंस के और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।